जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की डार्क सेशन में। इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे कंपाइल कर सकूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डार्क सेशन। सबसे पहली जो चर्चा हम करेंगे, सबसे पहली चर्चा करेंगे लक्ष्य सेन के बारे में। कौन है लक्ष्य सेन? लक्ष्य सेन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर 16 तारीख को 16 जनवरी 2022 को वर्ल्ड नंबर 1 जो कहे जाते हैं लो किन यू सिंगापुर के, उनको हरा करके इस बैडमिंटन चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। तो सवाल है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन चैंपियनशिप जीती है? तो वह खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही, दिल्ली में आयोजित की जा रही योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन चैंपियनशिप को 16 तारीख को सिंगापुर के लो केन यू को हरा करके इसे जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। दूसरी चर्चा हम करेंगे पिग हार्ट ट्रांसप्लांट की, कि कौन वह पहला व्यक्ति है वर्ल्ड का जिसको कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इसका सही जवाब है डेविड बेनेट। डेविड बेनेट जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं ये। और ये पहले विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सक्सेसफुली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। यहाँ पर आपके लिए एक जो चीज़ ज़रूरी है वो है ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, आपके लिए पूछा जा सकता है कि ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन किसको कहते हैं? तो किसी भी एक जीव के किसी अंग को किसी दूसरे जीव में प्रत्यारोपित कर देना, ट्रांसप्लांट करने के लिए जो वन वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। और पिग ही क्यों? क्योंकि पिग कि जो एनाटॉमिकली जो बनावट होती है ऑर्गन्स की वो ह्यूमंस की तरह होती है, इसीलिए ऑर्गन के पिग्स को ज़्यादा जो है पिग्स के ऑर्गन्स को ज़्यादा सही माना जाता है ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ जान कर के बहुत हैरत में रहेंगे, जो मेन चीज़ है, बट डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इससे पहले अभी तो 2022 के अंदर 2022 में अमेरिकन व्यक्ति में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है, लेकिन 1997 में भारत के एक डॉक्टर डॉक्टर धनीराम बरुआ, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, उन्होंने ये कारनामा 1997 में ही कर दिखाया था, जब उन्होंने एक 32 साल के व्यक्ति के शरीर में जो है पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से वो व्यक्ति केवल 7 दिन ही ज़िंदा रह पाया और बाद में मल्टीपल इन्फेक्शंस के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और डॉक्टर बरुआ और उनके जो साथी थे हो किन सिंह, जो एक विदेशी मूल के जो है डॉक्टर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको 40 दिन की हिरासत में भी रखा गया था कल्पेबल होमिसाइड के दोष में। और इस ट्रांसप्लांट को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था उस समय की असम सरकार के द्वारा। तो डॉक्टर धनी राम बरुआ ने ये कारनामा, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है दिल को ट्रांसप्लांट करने का, ये 1997 में ही कर दिखाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो सफल नहीं हो पाए थे। बहरहाल जो पहला व्यक्ति है विश्व का जिसको सक्सेसफुली जो है एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, वे हैं डेविड बेनेट, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करेंगे हम अरुंधति भट्टाचार्य की। अरुंधति भट्टाचार्य जो कि पूर्व एसबीआई की चेयरमैन हैं और एसबीआई चेयरमैन बनने वाली पहली महिला भी थी। उनकी एक किताब है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है, अपनी ऑटोबायोग्राफी अरुंधति भट्टाचार्य ने जो लिखी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, उसका टाइटल है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। प्रेजेंट चेयरमैन की अगर हम एसबीआई की बात करें तो मिस्टर दिनेश कुमार खरा जो है एसबीआई के प्रेजेंट चेयरमैन हैं। और एसबीआई की जो एस्टेब्लिश
एसबीआई को किया गया था, वो एसबीआई नाम से नहीं किया गया था। एसबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था इंपीरियल बैंक के नाम से 27 जनवरी 1921 को। इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को की गई थी और 1955 में नेशनलाइजेशन के बाद इसको जो है हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आने वाले फ़रवरी 4 से फ़रवरी 20 तक, 4 फरवरी से फ़रवरी 20 तक विंटर ओलंपिक्स जो होने जा रहे हैं, वो किस देश में और किस जगह पे, किस स्थान पर होने जा रहे हैं, तो आपको बता दूं 2022 के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, वो बीजिंग चाइना के अंदर आयोजित किए जाएंगे। बीजिंग चाइना के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे और अभी आज खबर आई है कि चाइना में अब पहला ओमिक्रॉन का केस सामने आया है। ओमिक्रॉन जो कोविड वायरस है उसका पहला केस जो है सामने आया है और फरवरी 4 से चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स बीजिंग शहर में शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों अभी हमने अपना 74वां आर्मी डे सेलिब्रेट किया है 15 तारीख को, 15 जनवरी को हमने जो है अपना 74वां आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। तो आपको मैं इसमें बता दूं कि भारत के अंदर आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के कौन थे। इंडियन आर्मी उस टाइम जो हम कहेंगे ब्रिटिश आर्मी इनफैक्ट, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन 1949 तक, 15 जनवरी 1949 तक इंडियन आर्मी के जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो थे सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर, FRR बुचर जो है, ये इंडियन आर्मी के जो है ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। और 15 जनवरी 1949 को इनसे चार्ज लिया था जनरल KM करियप्पा ने, यानी जनरल KM करियप्पा जो है भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। उसी उस उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 15 जनवरी 1949 को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को हर साल, और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हम देखेंगे कि एक अभी कल एक वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हुंगा टोंगा हुंगा हपाई के अंदर। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई अंडर वाटर वोल्केनो जो है ये आया, अंडर वाटर वोल्केनो जो है ये इरप्ट हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, ये टोंगा के अंदर हुआ है, टोंगा में, टोंगा के नज़दीक ही अंडर वाटर वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है। और टोंगा क्या है, टोंगा 169 आइलैंड्स का साउथ पैसिफिक में एक जो है क्षेत्र है, जिसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो टोंगा टापू इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। और इस वोल्केनिक इरप्शन के कारण जापान और यूएस के अंदर सुनामी के कारण जो है बाढ़ भी आ गई है। तो टोंगा जो टापू का समूह है उसमें हुंगा टोंगा हुंगा हपाए नाम का एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, मनोज जैन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी अगस्त 1984 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्षाली मल्होत्रा। मल्होत्रा जो है वह लड़की है, वह बच्ची है, एक्ट्रेस है, जिसने बजरंगी भाईजान के अंदर काम किया था। उसको 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसे 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया है, तो हर्षाली मेहता मल्होत्रा को ये पुरस्कार दिया गया है। वह एक एक्ट्रेस हैं और इनको ये पुरस्कार जो दिया गया है वह श्री भगत सिंह कोश्यारी जो कि गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा दिया गया है। अगला सवाल आता है दोस्तों कि किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद में जो है डिपोर्ट किया गया है, तो वह खिलाड़ी है नोवाक जोकोविक जो कि डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है। इनको जो है वैक्सीनेशन ना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वीज़ा इनका जो है कैंसिल कर दिया गया और इनको डिपोर्ट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
अगर हम बात करें, क्योंकि नोवाक जोकोविक जो है एक ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो है डिफेंडिंग चैंपियन हैं, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 4 जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं किसी भी साल के अंदर, उनकी सीक्वेंस क्या होती है? उनकी सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है हमारा, फ्रेंच ओपन दूसरे नंबर पे आता है, विंबलडन ओपन तीसरे नंबर पे, और लास्ट में जो साल में खेला जाता है वो यूएस ओपन खेला जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं लॉन टेनिस के, वो आज की डेट में हॉट पोटैटो बने हुए हैं। ये जो है शहर में बातचीत का मेन जो है मुद्दा बने हुए हैं आज की डेट में, और इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है सवाल जो है ये पूछा जा सकता है। साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अभी जो है एक बाइक एक्सपीडिशन जो है लॉन्च किया गया है। बाइक एक्सपीडिशन जो है एक रैली लॉन्च करी गई है, ताकि कल्चर है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, उसको प्रमोट किया जा सके। इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया गया है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन एक बाइक एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर कल्चर है मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इसके अंदर 75 बाइकर्स के 6 ग्रुप होंगे, जो कि 9,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, और ये 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में ये एक्सपीडिशन जाएगा। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन जो है मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक पहल है। फिर नेक्स्ट अगला हमारा सवाल एमएसएमई से आता है। किस ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म ने गूगल पे के साथ कोलैबोरेट करके एग्रीमेंट करके एमएसएमईज को इंस्टेंट लोन देने की सुविधा प्रदान करी है? विच ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू प्रोवाइड इंस्टेंट लोन्स टू एमएसएमईज? एमएसएमईज के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमएसएमईज क्या होती हैं। बाकी उसमें ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिंपल सा हम बात करेंगे कि गूगल पे के साथ किस ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म ने कोलैबोरेट किया है, एग्रीमेंट किया है, ताकि इंस्टेंट लोन्स उधार ऋण एमएसएमईज को प्रोवाइड करे जा सके। तो ये ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने जो है कोलैबोरेट किया है गूगल पे के साथ में, ताकि एमएसएमईज को इंस्टेंट लोन दिया जा सके, और ये लोन केवल 2.5 लाख से 3 लाख के बीच का ही दिया जाएगा। अगली हम आते हैं पेमेंट बैंक्स के ऊपर। पेटीएम पेमेंट बैंक्स का चेयरमैन कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसे हम पेटीएम करते हैं, पेटीएम करो, उसका चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन है, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर। अगला सवाल आ जाता है कि किसको अभी निकारागुआ के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये नेता हैं जोस डेनियल ओर्टेगो सवेद्रा। जोस डेनियल ओर्टेगा सवेद्रे को जो है निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, और ये 5वीं बार इनको शपथ दिलाई गई है, और ये चौथी कॉन्सिक्वेंटिव टर्म है इनकी। लगातार चौथी इनकी कॉन्सिक्वेंट टर्म है। इनकी कैपिटल निकारागुआ की है मनागुआ। मनागुआ कैपिटल है, और इसकी करेंसी जो है, जो मुद्रा है, वो है निकारागुआन कॉर्डोबा। निकारागुआन कॉर्डोबा इसकी जो है करेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने चेयरमैन की बात करी थी कि कौन जो है पेटीएम के चेयरमैन है, तो अभी कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक बैंक को देश का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक कहा गया है। देश का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक कहा गया है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल को जो है लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक कहा गया है। ये जो है फर्स्ट बेनिफिशियरी बैंक है जिसने एक महीने के अंदर 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्राप्त करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। पहला बेनिफिशियरी बैंक है जिसने एक महीने के अंदर जो है 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है प्राप्त करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और सबसे बड़ा रेमिटर बैंक आज की डेट में एसबीआई बना हुआ है। सबसे बड़ा रेमिटर बैंक है आपका एसबीआई, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बैंक है पेटीएम
पेमेंट्स बैंक। अगला हम आते हैं कि अभी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है घोषित करी गई, आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। यह इसका कौन सा संस्करण जो है रिलीज किया गया है, तो ये इनका 17th संस्करण जो है, 17वां एडिशन जो है इसका लॉन्च किया गया है 2020 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 17th जो है एडिशन आया है। इस एडिशन के हिसाब से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के हिसाब से कौन से स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जंगलों का पाया जाता है। अगला हम लोग अगर बात करें तो हम लोग फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट इंक्रीज की अगर हम बात करते हैं कि पिछली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के दौरान किस जो है राज्य ने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जंगल कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, लेकिन पिछली बार के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा जो जंगलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है, और उसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा का नंबर आता है। अगला हम बात करें तो किस बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है, किस एजेंसी ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है, जिससे वह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन नेट बैंकिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन मतलब आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपकी फेस रीड करके जो है आपका ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। इसमें आपको कोई पासवर्ड, कोई आईडी, कोई ओटीपीज डालने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जिन ट्रांजैक्शंस में आपको तकरीबन 40 से 50 सेकंड्स का वक्त लगता है, वह ट्रांजैक्शंस आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के कारण सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड के बीच में कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक्सिस बैंक ने ये टाई अप करा है मिंग पे के साथ। मिंग पे वह एजेंसी है जिसके द्वारा एक्सिस बैंक कोशिश कर रहा है कि अपने ग्राहकों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करे नेट बैंकिंग के लिए। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है अभी बांग्लादेश के अंदर, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो यह इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1992 में, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि 15 से 23 जुलाई के बीच 2022 में आयोजित किया जा रहा है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यह 1992 में शुरू हुआ था, और यह 20वां जो है इंटरनेशनल ढाका फिल्म फेस्टिवल है जो कि 15 से 23 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। अगला आ जाता है किस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। किस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, तो एक्सिस बैंक वह बैंक है जिसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। एक्सिस बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी इनकी टैगलाइन है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को की गई थी। अब अगला सवाल जो आता है हमारा, अगला सवाल आता है किस व्यक्ति को एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी सीईओ आरबीआई के द्वारा इटिरा डेविस को जो है अपॉइंट किया गया है। इटिरा डेविस को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके जो शुरुआत का समय है वह है 1 फरवरी 2017, और इसके संस्थापक है मिस्टर समित घोष। मिस्टर समित घोष ने 1 फरवरी 2017 को बेंगलुरु के अंदर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना करी थी। इटिरा डेविस को इसका जो है अभी एमडी और सीईओ घोषित किया गया है। अगला सवाल आता है दोस्तों, वुमेन हॉकी एशिया कप 2022 कहाँ खेला जाएगा। वुमेन हॉकी एशिया कप 2022 ओमान में खेला जाएगा, और ये जनवरी 21 से लेकर जनवरी 28 तक सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुस्कैट में खेला जाएगा। इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है वो इसकी डिफेंडिंग चैंपियन है। यानी अभी एशिया कप वुमेन हॉकी जो चैंपियनशिप है वो इंडियन टीम के पास में है, और इसको डिफेंड करने के लिए इंडियन टीम ओमान के में मेस्कट जो जगह है वहां पर सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जनवरी 21 से लेकर के 28 तक जो है अपनी वुमेन हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप
खेलेगी। अगला सवाल आता है कि किस देश के अंदर 2022 का विमेन हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा? विमेन हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आपको बता दूँ कि मैं जो 4 टीमें टॉप की इस विमेन हॉकी एशिया कप में जीतेंगी, वो डायरेक्टली क्वालीफाई करेंगी आपकी किसके लिए? विमेन हॉकी वर्ल्ड कप के लिए और यह खेला जाएगा स्पेन एवं नीदरलैंड्स के अंदर। स्पेन एवं नीदरलैंड्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको ये समझ में आए होंगे। प्रयास है कि आप तक मैं हर वह छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर्स पहुँचा सकूँ जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय-बाय।